बच्चों स्वागत है विनर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। अकाउंट्स की जो 11th की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था और उससे रिलेटेड जो है 3 वीडियोस हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये हमारा 4th एंड लास्ट वीडियो है, फिर हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। हम जो नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें हम लोग अकाउंटिंग एंट्री कैसे करते हैं वो सीखेंगे। डेबिट क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, बुक्स वगैरह के बारे में। तो चलिए जो लास्ट हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट वीडियो है वो हम लोग कवर करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। हम जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं या जो हम अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं उसको रिकॉर्ड करने के दो तरीके हो सकते हैं। देयर आर टू मेथड्स। द फर्स्ट वन इज डबल एंट्री सिस्टम और सेकंड वन इज सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या डिफरेंस होता है? बहुत इजी है। देखिए, आप कोई भी ट्रांजेक्शन जो करेंगे उसमें अगर हमारे यहां से कुछ जाएगा, अगर हम कुछ सैक्रिफाइस करेंगे, अगर हम कुछ देंगे तो हमारे को जो है कुछ ना कुछ मिलेगा भी। ठीक है, आपने माल खरीदा तो आपके पास माल आया स्टॉक और आपके यहां से क्या गया? नगद गया। आपने उधार में माल खरीदा तो आपके पास माल तो आया। अब आपने उधार में खरीदा है तो गया क्या? गया तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो जो क्रेडिटर है वो बाद में पैसे तो मांगेगा ना, तो आपकी लायबिलिटी तो क्रिएट हो गई है, ऑब्लिगेशन हो गया है। आज नहीं तो कल आपको पे करना पड़ेगा। तो डबल एंट्री सिस्टम जो है वो यही कहता है कि जो आपका ट्रांजैक्शन है, हर एक ट्रांजैक्शन, ईच ट्रांजैक्शन हैज इंपैक्ट ऑन टू लेजर्स, ऑन टू अकाउंट्स। उसके दो जगह पे इंपैक्ट जाएंगे, दो अकाउंट्स को वो जो है इफेक्ट करेगा। एक अकाउंट को इफेक्ट करेगा एज ए डेबिट और दूसरे को इफेक्ट करेगा एज ए क्रेडिट। और इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, एंट्री करना सीखेंगे कि कैसे होता है, क्यों होता है। तो अभी हमें क्या ध्यान रखना है? अभी हमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि डबल एंट्री सिस्टम अकाउंट्स का वो सिस्टम है जहां पर हर एक ट्रांजैक्शन का हम डबल इंपैक्ट देते हैं। दो अकाउंट पे उसका इंपैक्ट जाएगा, एक पे डेबिट और दूसरे पे क्रेडिट। क्योंकि अगर हमने कोई भी ट्रांजैक्शन किया तो उसमें अगर हमें कुछ ना कुछ मिला है तो उसके बदले हमने कुछ ना कुछ दिया भी है, या फिर हमारी लायबिलिटी क्रिएट हुई होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डबल एंट्री सिस्टम। अगर हम डबल एंट्री सिस्टम पे हमारे अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि टोटल है, डेबिट का जो टोटल है वो क्रेडिट के टोटल से मैच करना चाहिए। जब हमारा ईयर एंड होगा, जब हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे तो वहां पर हमारे जो टोटल डेबिट बैलेंसेस हैं उनका टोटल क्रेडिट जो है उनसे मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहा है इसका मतलब हमने कोई ना कोई एरर कर दी है। तो डबल एंट्री सिस्टम से एरर्स नहीं होती है और इसमें प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनते हैं। और सबको डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो करना होता है। जो बड़ी कंपनीज हैं, जिन पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगता है, या जिनको कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, या जिनके लिए इनकम टैक्स एक्ट है, उनको डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना है। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि जहां पर हमने हमारे अकाउंट्स में डबल इफेक्ट नहीं दिया, रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन नहीं किया। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं कि आपका कोई बिजनेस है और आप जो है एक्स से माल खरीदते हैं, गुड्स जो है हम लोग परचेज करते हैं। तो आपने एक्स को 1000 का पेमेंट दिया, आपके अकाउंटेंट ने इसको नोट कर लिया। आपने 2000 रुपए का पेमेंट दिया, नोट कर लिया। आपने 1500 रुपए का पेमेंट दिया, उसने इसको लिख लिया। लेकिन उसने ये नहीं लिखा कि आपने एक्स से माल कितना खरीदा है। ये भी तो हो सकता है कि आपने माल जो है 5000 रुपए का ज्यादा खरीदा हो और आपने अभी तक पूरे पैसे नहीं चुके हो, पहले 1000 दिए, फिर 2000, फिर 1500। ठीक है, या ऐसे भी तो हो सकता है कि आपने 2000 रुपए का माल खरीदा और ये आपने एडवांस दिया हो। बट ये डबल एंट्री नहीं करेगा। अगर हम यहां पे डबल एंट्री कर रहे होते तो हम यहां पे जो है नोट करते प्रॉपर कि एक्स को जो हमने 1000 रुपीज पे किया है
डेबिट जो किया है वो क्यों किया है, किस चीज के अगेंस्ट किया है, माल खरीदा, तो उस माल की तो हमने एंट्री करी नहीं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो प्रॉपर अकाउंट्स रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ये लोग क्यों फॉलो करते हैं? तो जो छोटी शॉप होती है ना, छोटी दुकानें, या जिनका छोटा मोटा 1-2 लाख रुपए का बिजनेस है, वो लोग ये सिस्टम जो है फॉलो करते हैं, क्योंकि उन पे ना तो कंपनीज एक्ट की कोई रिक्वायरमेंट है, ना इनकम टैक्स की कोई रिक्वायरमेंट है, और ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो वो सिर्फ अपने याद रखने के हिसाब से नोट करते हैं। सिंपल सा अकाउंट, सिंगल एंट्री सिस्टम, जहां पे डेबिट क्रेडिट दोनों अकाउंट पे इफेक्ट नहीं जाता है। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम जहां पर हर एक ट्रांजैक्शन का ड्यूल इफेक्ट आएगा, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। इसके अलावा हम अकाउंट्स किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं? या तो आप मेंटेन कर सकते हैं कैश बेसिस पे, या आप मेंटेन कर सकते हैं एक्रूअल बेसिस पे। कैश बेसिस में क्या होगा, नाम ही बोल रहे हैं, कैश का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। या तो आपके यहां से नगद गया कैश, या आपके पास नगद आया, तो ही हम एंट्री करेंगे, नहीं तो हम जो है एंट्री नहीं करेंगे। तो अगर आपने जैसे उधार में माल खरीदा, कोई भी एंट्री नहीं होगी। क्रेडिट परचेज किया तो एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं गया अभी तक। फिर आप जब इस क्रेडिटर को पैसे देंगे, इस क्रेडिटर को हम पे करेंगे, तब एंट्री होगी, क्योंकि अब आपके यहां से कैश या बैंक से पेमेंट गया है। इसी तरीके से अगर हमने उधार माल बेचा, क्रेडिट सेल करी, तो एंट्री नहीं होगी, क्योंकि पैसा नहीं आया है। तो एंट्री कब होगी? जब वो डेटर हमें पैसे दे देगा, जिसको हमने माल बेचा है वो हमें रुपए दे देगा, तब एंट्री करेंगे कैश बेसिस। तो दोस्तों, ये जो कैश बेसिस अकाउंटिंग हम लोग करते हैं ना, इससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो सही कैलकुलेट नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि आपने माल तो बेच दिया, पैसे नहीं आए, तो आपने उसको सेल्स दिखाई नहीं। तो सेल्स नहीं दिखाई तो आपका प्रॉफिट कैसे सही होगा? आपने माल खरीदा बट आपने उसको अभी तक पैसे नहीं दिए, उधार में खरीदा, तो आपने परचेज तो दिखाया ही नहीं, तो आपका प्रॉफिट कैसे सही होगा? तो कैश बेसिस भी जो है वो छोटे मोटे जो बिजनेस होते हैं केवल वो लोग ही फॉलो करते हैं। बड़ी कंपनीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कंपनीज एक्ट जिन पे एप्लीकेबल है, वो कैश बेसिस फॉलो नहीं करते हैं। तो अब बात करते हैं एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस अगर फॉलो करते हैं तो ही हमारे अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाएंगे, तभी सही स्थिति का पता लगेगा। और एक्रूअल सिस्टम क्या होता है? चाहे उधार हो, चाहे नगद हो, क्रेडिट और कैश, जैसे ही ट्रांजैक्शन हो गया, जैसे ही कोई इवेंट हुई, उसको हमें रिकॉर्ड कर लेना है। एग्जाम्पल लेते हैं, उधार माल खरीदा, क्रेडिट परचेज की, रिकॉर्ड कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपके पास में माल तो आ गया है, और साथ ही साथ आपने जिससे माल खरीदा है उसको पैसे भी देने, तो ऑब्लिगेशन भी आ गया, मतलब लायबिलिटी भी आ गई है। इसी तरीके से क्रेडिट सेल करी, रिकॉर्ड कर लीजिए। क्यों? क्योंकि माल चला गया है, और साथ के साथ आप जिससे पैसे लेंगे वो आपके एसेट्स बन गए। अगर इससे बाद में पैसे आएगा तो भी एंट्री होगी। क्यों? क्योंकि उसका खाता भी तो बंद करना पड़ेगा, या जिसको हम पैसे देंगे तब भी एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारे पैसे मांगता था उसका अकाउंट हमें क्लोज करना पड़ेगा, हिसाब बराबर करना पड़ेगा। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपने जहां पर आप बिजनेस कर रहे हैं वहां की बिल्डिंग आपने किराए पे ले रखी है, बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है। तो जैसे ही जनवरी खत्म हुआ, आपने किराया नहीं दिया, फेब फिनिश हुआ, आपने किराया नहीं दिया, मार्च हुआ, मान लीजिए कि आपने किराया नहीं दिया, तो जब हमारा ईयर एंड होगा, आपको इन तीनों महीने का किराए का खर्चा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है, आपको इसकी एंट्री करनी है। क्यों? भले ही आपने पे नहीं किया हो, आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी लायबिलिटी हो चुकी है। वो आपसे किराया लेगा तो सही, भले ही आप नेक्स्ट मंथ दे दीजिए। तो एक्रूअल बेसिस क्या कहता है कि जैसे ही आपका ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे ही कोई इवेंट हुई, उसी टाइम पे उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, चाहे कैश आया गया नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो एक्रूअल बेसिस जो है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाएगा, कैश वाला ट्रू एंड फेयर पिक्चर
नहीं दिखाएगा। अब इस चैप्टर में हमारा केवल एक ही टॉपिक बचा है जो कि लास्ट है, फिर चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। ये है जीएसटी। सारे लोगों ने इसका बहुत अच्छे से नाम सुना होगा। ये 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, इसका पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले क्या होता था, अगर हमने कोई माल बेचा, गुड्स सेल किया, तो उस पर आपने नाम सुना होगा, वेट लगता था, एक्साइज लगता था, सीएसटी भी होता था, ऐसे कुछ करके टैक्सेस लगते थे। आपने बिल लिया हो तो उसमें वेट आता होगा ना, वैल्यू एडेड टैक्स। और अगर आपने कोई सर्विस ली, सेवाएं ली, तो फिर उस पर लग के आता था पहले सर्विस टैक्स। अगर आप कहीं स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको माल नहीं बेच रहे ना, गुड्स नहीं बेच रहे, आपको सर्विस दे रहे हैं, तो वो क्या चार्ज करते थे, सर्विस टैक्स। तो अलग अलग तरह के टैक्स होते थे। तो और बहुत सारे तरीके के होते, वेट, एक्साइज, सीएसटी, इसके अलावा जो है कस्टम्स वगैरह, बहुत सारे टैक्स। तो इतने सारे टैक्स को हैंडल करना मुश्किल था। तो गवर्नमेंट क्या लेके आई, 1 कंट्री 1 टैक्स, कि सारे जो टैक्स है उनको हम जो है वो कंबाइंड कर देंगे। और क्या लेके आई, जीएसटी। शुरुआत में इसका बहुत ऑब्जेक्शन हुआ, सब लोगों ने विरोध किया कि नहीं, इसके बाद चीजें महंगी हो जाएंगी, बट गवर्नमेंट ने इसको फाइनली लगाया और अब जो है काफी कुछ स्ट्रीमलाइन हो चुका है। तो जीएसटी में क्या होता है, हम लोग जो है थोड़ा समराइज्ड देखेंगे यहाँ पे। जीएसटी जो टैक्स है वो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। देखिए, डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी फैक्ट्री है गुजरात के अंदर, आपने माल बनाया और वो माल अगर गुजरात के अंदर ही आपने बेचा, तो उस पर जो टैक्स होगा वो गुजरात सरकार के पास, मतलब वो कलेक्ट करेगी। अगर आपका माल राजस्थान में बिका, तो अब इस पे जो टैक्स है वो कौन कलेक्ट करेगा, राजस्थान गवर्नमेंट करेगी। बात समझ में आई। तो जहां पर हमारा जो गुड्स है, जो माल है या सर्विस है, वो कंज्यूम होंगी, जहां पर उसका कंजम्पशन होगा, जहां उसका डेस्टिनेशन है, जहां वो जाके बिकेगा, बिकेगा मतलब कंज्यूमर को बिकेगा, तो ये हो गया डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। नेक्स्ट है इसमें क्रेडिट ऑफ टैक्सेस। देखिए, क्रेडिट ऑफ टैक्सेस का मतलब क्या है, हम लोग जो है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। और ये वाला एग्जांपल हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि जो गुजरात है वहां पर आपकी फैक्ट्री है और हमने जो एक माल बनाया, हमने वहां पे जो है प्रिंटर बनाई, 10,000 रुपए का एक प्रिंटर है। इस पे मैं टैक्स लूंगा, हम लोग मानते हैं कि टैक्स रेट हमारी 10% है, तो 1,000 रुपए का मैं टैक्स लूंगा। और हमने इसको जो है एक कंपनी को बेचा, एक्स एंड कंपनी, 11,000 रुपए में। तो ये जो 1,000 रुपए मैंने उससे लिए हैं ना, ये मैं दे दूंगा किसको, गवर्नमेंट को। और इस बंदे ने मेरे को कितने रुपए दिए थे, 11,000 रुपए। ठीक है। अब ये क्या करेगा आगे, इसने जो है बेच दिया किसको, वाई को। कैसे बेचा, इस 11,000 रुपए पे जो है वो इसने आगे अपना प्रॉफिट जोड़ा, मान लेते हैं 500 रुपए, और इस पे जो है टैक्स जोड़ा इसने 1,200 रुपए, और इसने ये चीज भाई को कितने बेच दी, 12,700 रुपए में। अब ये जो टैक्स के इसने 1,200 रुपए लिए ना एक्स ने, किससे लिए, वाई से, क्योंकि वाई ने इसको कितने रुपए दिए, 12,700। ये 1,200 रुपए एक्स को देने चाहिए किसको, गवर्नमेंट को। किसको देने चाहिए, गवर्नमेंट को। लेकिन ये कितने रुपए देगा, ये कहेगा कि इस 1,200 रुपए में से 1,000 रुपए तो मैं पहले से ही दे चुका हूं। जब मैं 11,000 रुपए का माल खरीद के लाया था तो उसमें 1,000 रुपए शामिल था, वो तो मैं उसको दे चुका हूं, गुजरात वाली कंपनी को, और उसने गवर्नमेंट को दे भी दिया है। तो इस 1,200 में से वो 1,000 जो है वो माइनस हो जाएगा, और ये सरकार को केवल कितने रुपए देगा, 200 रुपए। अब ये जो हमारा वाई है, इसने मान लीजिए कि माल बेचा किसको, राम को, और राम कौन है, एंड कंज्यूमर है, जिसने इस प्रिंटर को खरीद के लाया अपने घर पे काम लेगा। तो वाई ने इसको कैसे बेचा, 12,700 रुपए का प्रिंटर, 300 रुपए का अपना प्रॉफिट लगाया और 1,500 रुपए का टैक्स जोड़ा।
तो कितने रुपए में बेचेगा ये? 14,500, 14,500 रुपए में। और राम क्या करेगा, इसको 14,500 रुपए दे देगा और अपने घर पे जो है जाकर ये प्रिंटर जो है वो लगा लेगा। बात समझ में आई? अब ये वाई गवर्नमेंट को कितने रुपए देगा? तो वाई ने राम से कितने रुपए लिए टैक्स के? 1,500 रुपए। ये इसको गवर्नमेंट को देने चाहिए। अब वाई क्या बोलेगा कि जब मैंने एक्स से माल खरीदा तो मैं 500 रुपए का टैक्स जो है वो पे कर चुका हूं। वाई को 500, वाई क्या बोलेगा, मैंने एक्स को 1,200 रुपए का टैक्स दे दिया है, तो 1,500 में से 1,200 माइनस करके ये कितने रुपए पे करेगा गवर्नमेंट को? केवल 300 रुपए। और राम को तो भैया कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने आगे तो बेचा नहीं है, खुद ले जाके काम ले लिया। ठीक है, तो अब सरकार के पास टोटल कितने रुपए पहुंच गए? पहले 1,000 रुपए गुजरात वाली कंपनी ने दिए थे, फिर 200 रुपए जो है एक्स ने दिए थे 1,200, और 300 रुपए वाई ने दिए थे। कुल मिला के 1,500 रुपए जो राम ने इसको दिए थे ना, पूरे के पूरे सरकार के पास पहुंच गए हैं। बट कुछ गुजरात वाले ने दिए, कुछ एक्स ने दिए, कुछ वाई ने दिए। ठीक है, तो इसलिए एक नई चीज और निकल के आती है कि जो जीएसटी है उसका बर्डन ऑफ टैक्स, टैक्स किसको देना है? फाइनली फाइनल कंज्यूमर को देना है, एंड कंज्यूमर को देना है। ठीक है, अब हमारा जो जीएसटी है उसके क्या क्या टाइप्स हैं, कितने तरह का जीएसटी होता है? एक होता है सीजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब हो गया सेंट्रल, फिर जीएसटी का तो मतलब वही है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और नाम से क्या पता लग रहा है? सेंटर, मतलब ये पैसा किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। ये पैसा किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा सीजीएसटी है ये क्यों आया? देखिए, पहले हमारे जो टैक्सेस होते थे, एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, या एक होता था सेंट्रल सीएसटी मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी। अब ये सारे हट गए हैं, ये सब प्रिज्यूम्ड हो गए हैं, ये सब जीएसटी में शामिल हो गए हैं। तो अब इन सब की जगह पे क्या लगेगा? सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। दूसरा है इसी तरीके से एसजीएसटी, इसको हम कहेंगे स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस पे किसका राइट होगा? स्टेट का होगा, राज्य सरकार का होगा, जहां पर वो माल कंज्यूम होएगा, जहां पर वो माल बिकेगा। और थर्ड जो होता है वो होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी का नाम है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये किसका होगा? नाम है इंटीग्रेटेड, मतलब ये दोनों का होगा। इसमें से कुछ हिस्सा तो होगा सेंटर का और कुछ हिस्सा होगा स्टेट का। ठीक है, तो अब हमें यहां पर ये ध्यान देना है कि कब तो आईजीएसटी लगेगा, कब सीजीएसटी लगेगा, कब एसजीएसटी लगेगा। तो देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये है हमारा गुजरात और ये है राजस्थान। ठीक है, अगर आपने माल गुजरात में बनाया और गुजरात के अंदर आप बेच रहे हैं, या गुजरात में खरीदा और गुजरात में ही बेच रहे हैं, राज्य के अंदर की अंदर, तब तो उस पे लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, दोनों लगेंगे। ठीक है, जैसे 9% ये लग गया, 9% ये लग गया, टोटल 18%। तो ये 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। और अगर आपने आपका माल जो है वो एक स्टेट से निकलकर गया दूसरे स्टेट में, या दूसरे स्टेट से आया अपने स्टेट में, तब क्या लगेगा? तब लगेगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये बाद में जाके डिवाइड होगा कि कुछ हिस्सा सेंटर को मिलेगा और कुछ हिस्सा जो है वो स्टेट को मिलेगा। तो बात समझ में आई जीएसटी की। तो अभी इंडिया में जो टैक्सेस हैं वो दोस्तों दो तरह के हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, जिस बंदे पे लगता है या जिस कंपनी पे लगता है उसी को पे करना पड़ता है। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, लगता भले किसी पे भी हो, कंपनी पे या जो भी है, बट फाइनली इसको पे करता है एंड कंज्यूमर, जो उस प्रोडक्ट को यूज लेगा ना वो पे करेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा क्या हो गया? जीएसटी। और डायरेक्ट टैक्स में हो गया इनकम टैक्स। तो जिस पर इनकम टैक्स लगता है वही उसको पे करेगा। बात समझ में आई? तो एसजीएसटी आने के बाद में हमारे जो वैल्यू एडेड टैक्स है, वेट, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, ये सब बंद हो चुके हैं। इनकी जगह पे जो है वो एसजीएसटी लगता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल पोर्शन। जो अकाउंट्स का जो प्रैक्टिकल है वो तभी स्टार्ट होएगा जिसमें हम लोग सीखेंगे कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड करना होता है, कैसे रिकॉर्ड करना होता है, कितनी तरह की बुक्स होती है,
और उसके पीछे का क्या लॉजिक होता है, वो सब जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी लर्निंग।